साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। आज हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ रहे हैं और आप जिनसे रूबरू हो रहे हैं, इनके बारे में बता दें। 1996 मतलब 1996 में बनारस जैसे जिले में आकर कहीं ना कहीं एक नई पहल की शुरुआत की और बहुजन आंदोलन हो या बहुजन परिवर्तन हो, सामाजिक परिवर्तन माफ करिएगा, उसका कार्य करना धीरे धीरे चलता है मगर वो बड़ा सुखदायी होता है एक लंबे समय के बाद। हमारे साथ एमपी अहिरवार महेश प्रसाद अहिरवार जुड़ चुके हैं। इस वक्त वो एचओडी बना दिए गए, वो भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सर, पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सर, कैसा रहा संघर्ष 96 से 2025 तक? ये काफ़ी एक तरह से अच्छा अनुभव रहा। मैं कह सकता हूँ कि बनारस और मध्य प्रदेश से जो उत्तर प्रदेश की यात्रा है मेरी, और शिक्षा जगत से लेकर के मतलब बतौर विद्यार्थी से लेकर प्रोफेसर बनने तक का जो सफ़र है, मैं इसको कह सकता हूँ कि मेरे लिए काफ़ी सुखद रहा और बहुत तरह के मुझे अनुभव प्राप्त हुए हैं। उसी अनुभव को हम पहले जानना चाहेंगे आपके, कि थोड़ा सा आप लोगों के बीच में परिचय दीजिए कि क्या देखने को मिला, क्या संघर्ष में मुसीबतें आती हैं। एक तो मैं खास करके मैं बहुजन आंदोलन के संदर्भ में इसको पूरे जो अभी तक का जो मेरा अपना जीवन है, मैं उसको उससे जोड़ करके देखता हूँ। और मैं बतौर विद्यार्थी में जब ग्रेजुएशन में था तो मैंने जो बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब के सभाओं को, उनके भाषणों को सुना जब मैं जबलपुर में था, छोटी बड़ी सभी तरह की सभाओं को। जब मैं यहाँ ज्वाइन कर लिया तो फिर थोड़ा यहाँ उत्तर प्रदेश का परिवेश थोड़ा अलग था जी। लेकिन जहाँ मैंने ज्वाइन किया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, वो वहाँ का परिवेश एकदम अलग था। पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन आंदोलन की धमक देखने को मिलती थी, लेकिन जो हमारा अपना परिसर है, जो दुनिया का जाना माना संस्थान है, देश के सबसे बड़े प्रतिष्ठान में से एक है, शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पर जो खास करके बहुजन समाज की स्थिति थी बहुत खराब थी, दयनीय थी। प्रोफेसर्स के नाम पर मैं 7वां प्रोफेसर बना जब यहाँ आया था। तो SC ST का OBC का रिजर्वेशन ही नहीं था उस वक्त यूनिवर्सिटी सिस्टम में, तो कोई था भी नहीं। और जो एंट्री लेवल पे था वहाँ पर उनकी OBC की शुरुआत ही 2004 से शुरू हुई। तो अपने आप में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू 90 में हो गई। 93 से पूरे देश के मतलब इस पे नौकरियों में आरक्षण 27% क्रीमी लेयर के साथ लागू हो गया। लेकिन सही मायने में जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें तो 2004 में आया, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लेवल पे, एंट्री लेवल पे जी। लेकिन हमारे केस में SC ST के केस में पहले से था, लेकिन भर्तियां नहीं करती थी संस्थाएं। तो जब हमने यहाँ ज्वाइन किया तो नॉन टीचिंग के काफ़ी लोग थे, उनके सहयोग से, उनको सहयोग ले करके, उनका साथ ले करके हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहला काम जो शुरू किया वो था जितनी भी बैकलॉग भर्तियाँ थी खास करके टीचिंग में, उन टीचिंग में प्रोफेसर्स की, क्योंकि मेरा ये मानना था कि जब हम प्रोफेसर्स यदि बहुजन समाज से हमारे होंगे तो बहुजन समाज से आने वाले विद्यार्थियों का भी मोटिवेशन होगा, हौसला बढ़ेगा, उनको भी लगेगा कि उनको प्रॉपर एक तरह का गाइडेंस मिलेगा शिक्षक समुदाय से। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम, और दूसरी नौकरियों में बहुत सारे क्यों ना हो, जैसे SC ST में 1900 कांशीराम साहब बोलते थे कि 1994 से 64 से IAS IPS की भर्तियां 100% होती रही, फुलफिल होती रही 1948 से शुरू होकर के जी। लेकिन वो जो IAS IPS का जो समुदाय है, ब्यूरोक्रेट्स जो बने और IPS ऑफिसर्स बने, वो कई पदोन्नतियों के बाद ऊंचे लेवल पर भी गए, लेकिन वो समाज के काम नहीं आए। तो मेरा मानना था कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए प्रोफेसर्स होंगे, वो सीधे बच्चों से सीधा संवाद करेंगे, हमारी नई पीढ़ी से, युवा पीढ़ी से संवाद करेंगे। और यदि उनको बहुजन आंदोलन के बारे में बताएंगे, बहुजन, तो उनका सशक्तिकरण होगा, उनका मनोबल उठेगा और आत्मसम्मान बढ़ेगा।
और इस आत्मसम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई को आगे वो ले जाएंगे, हमारी युवा पीढ़ी ले जा सकती है। तो ये कमी मुझे यहाँ दिखाई दे रही थी। बहुत सारे छात्र संगठन भी थे, कर्मचारियों के संगठन थे, लेकिन बहुजन आंदोलन नाम की चीज इधर कम से कम परिसर में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी परिसर में वो देखने को नहीं मिलती थी। मेरा एक और भी इसका मकसद था जब हमने काम शुरू किया कि यदि हम बड़ी यूनिवर्सिटी है, देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, यदि यहाँ हलचल पैदा होगी तो उसका असर देश के दूसरे संस्थानों में भी अवश्य पड़ेगा। हमने यहाँ काम शुरू किया तो जो भी संवैधानिक दायरे में रह करके जो बहुजन नायक ने हमें सिखाया है, उस दायरे में रह करके जो हमारे फेवर में संवैधानिक प्रावधान है, जो शासन प्रशासन से निर्गत आदेश हैं, उनको लेकर के हमने काम शुरू किया। धीरे धीरे करके फिर वहाँ भर्तियाँ शुरू हुई, बढ़नी शुरू हुई। और उसमें हम लोगों ने यूनिवर्सिटी सिस्टम में भी, क्योंकि हमने देखा कि यूजीसी के ग्रांट वगैरह रुकवाने का काम जो था वो हम लोगों ने भी किया। क्यों? क्योंकि एक क्लास है, यदि कोई संस्थान या वहाँ बैठा हुआ पदाधिकारी यदि रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू नहीं करता तो यूजीसी का एक नियम है कि वो उन संस्थानों के ग्रांट कट कर सकती है या कम कर सकती है या रोक सकती है। तो उस जो नियम है उसका हम लोगों ने हवाला दे करके बीएचयू की 3 बार ग्रांट रुकवाई अलग अलग वर्षों में। पहले 17 करोड़, फिर 33 करोड़ की, फिर 64 करोड़ की ग्रांट रुकवाई। तो इससे दबाव बना और उस चीज का दबाव, भर्तियों का, प्रोफेसर्स में भर्तियों का दबाव बना। बैकलॉग जो ये लोग छोड़ रखे थे, भर्तियां नहीं कर रहे थे, उसका दबाव बना। जो एक बड़ी संख्या का तबका है जिसकी उनका शुरू हुआ। तो 9, 10, 11 और 11, 12 के बीच में यहाँ रोस्टर भी प्रॉपर बन गया और भर्तियां बहुत तेजी से होनी शुरू हुई उस दबाव की वजह से। आज की डेट पे बीएचयू देश का पहला संस्थान है जहां पर 350 के आसपास SC ST के प्रोफेसर्स हैं और उतनी ही संख्या में ओबीसी के हैं। इतनी बड़ी संख्या देश में कहीं पर भी नहीं। तो वो उस आंदोलन का ही परिणाम है। और इसके साथ हमने एक दूसरा शुरू किया कि हमने जो हमारे छात्र संगठन थे, कई ग्रुप थे, कांग्रेसियों के छात्र संगठन थे और कम्युनिस्टों के भी थे और भारतीय जनता पार्टी का ABVP वगैरह संगठन थे, लेकिन हमारे बहुजनों का अपना ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। और हमारे जो बहुजन समाज से आने वाले बच्चे हैं वो इन्हीं संगठनों के पीछे लगे हुए थे या लगा लिए गए थे। उनको हमने उधर से अलग किया और यहाँ पर बहुजन छात्रों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया। SC ST का पहले बनाया और अब OBC का, थोड़े समय बाद OBC का। तो बहुजन समाज से आने वाले सभी समुदाय के बच्चों को उस प्लेटफॉर्म से जोड़ा हमने। उसका परिणाम ये हुआ, उसको हम कहते हैं कि ये जो हमारा जो स्टूडेंट्स का प्लेटफॉर्म है, इसको मैं बोलता हूँ ये बहुजन आंदोलन की नर्सरी है। और पिछले 25 सालों में इस नर्सरी से निकलने वाले जो भी बच्चे हैं वो बहुजन आंदोलन के एक तरह के बहुत सशक्त पैरोकार हैं। और वो एक स्तंभ की तरह है जिसमें आप देखेंगे कि हमारा एक विद्यार्थी कुणाल किशोर तो बिहार बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी बना। तो इस तरह से और भी बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अलग अलग जगह पर रहते हुए भी वो काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और यदि वो कहीं अधिकारी और कर्मचारियों के रूप में यदि काम कर रहे हैं, प्रोफेसर्स के रूप में कर रहे हैं स्कूलों में, और स्कूलों से कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी यदि वो प्रोफेसर्स का जॉब कर रहे हैं, तो वो बहुजन आंदोलन की उनको ठीक से समझ भी है और वो अपने विद्यार्थियों को उसके लिए मोटिवेट भी करते हैं। तो ये बहुजन आंदोलन की नर्सरी जो है वो हमारे बीएचयू में एक बहुत बड़ी जो आंदोलन का एक हिस्सा है या उसकी एक इकाई है। इसमें हमने ये भी एक आपसे बताना चाहेंगे कि हमने इस दौरान देश की दिशा जो जिससे दशा और दिशा बदली बहुजन समाज की, उससे जुड़े हुए आंदोलन की नींव भी रखी है हमने। और एक तो सबसे बड़ा जो आंदोलन देशव्यापी जो बना वो था जो रोस्टर प्रकरण वाला आंदोलन, और वो 2017 में उसकी नींव बीएचयू में हमने डाली थी इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अपना बहुजन विद्यार्थियों के सहयोग से। और उसमें आपको बता दें कि ये पहला ही काम हुआ जब 17 में हाई कोर्ट ने जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी, क्योंकि हमने जैसा बताया कि धीरे धीरे रिजर्वेशन और रोस्टर बन गया और देश भर में उसको मजबूती से लागू किया जाने लगा, तो यूनिवर्सिटी सिस्टम में जो एंट्री शुरू हुई प्रोफेसर्स की बहुजन समाज की, तो वो जो विरोधी थे उनको ये बात
हजम नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने पैंतरेबाजी की और उस मामले को कोर्ट में लेके चले गए और हमारे यहाँ से हिंदी विभाग का मसला हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने, जैसा हम जानते हैं कोर्ट में हमेशा बहुजन समाज के अहित के बहुत सारे फैसले वहाँ के न्यायाधीश लोग करते हैं जी। तो ये फैसला बहुत दूरगामी असर देने वाला था, पूरे देश भर में बहुजन समाज के लिए अहित करने वाला फैसला था, जिसमें यूनिवर्सिटी सिस्टम में जो अपॉइंटमेंट होगा टीचिंग का, उसमें यूनिवर्सिटी या कोई भी इंस्टीट्यूशंस को एक यूनिट ना मान करके एक डिपार्टमेंट को, उस इंस्टीट्यूशंस के किसी एक छोटे से डिपार्टमेंट को यूनिट माना जाएगा। तो यूनिवर्सिटी सिस्टम में या एकेडमिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके सिस्टम में एक डिपार्टमेंट बहुत छोटी यूनिट होती है, जहाँ छोटे संस्थानों में स्टेट यूनिवर्सिटीज में वहाँ पर 2, 4, 5 पोस्ट से ज़्यादा नहीं होती है। तो जैसे यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट को एक यूनिट माना जाएगा, वैसे ही वहाँ पर जो पोस्ट होंगी उनकी संख्या 2, 4, 5 हो जाएगी। और हम जानते हैं कि वो 2, 4, 5 की संख्या में रिजर्वेशन लागू ही नहीं होता है ना, उसका कोई मतलब नहीं होता। तो इसीलिए ये 2006 के एक आदेश में उस समय जो तत्कालीन जो यूजीसी के चेयरमैन थे, उसमें हम लोगों ने बहुत लिखा पढ़ी की थी और उसका असर ये हुआ था कि उन्होंने पूरे इंस्टीट्यूशंस को एक यूनिट करार दिया था कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स जितनी वैकेंसी होगी यूनिवर्सिटी की सैंक्शन पोस्ट, उसमें रोस्टर प्रणाली लागू होगी। उसको हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया। अच्छा। और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि जितनी भी भर्तियां निकलनी शुरू हुई देश के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूशंस में, वहां पर रिजर्वेशन 0 आने लगा। तो वो हम लोगों ने अप्रैल 2017 में हमने ये आंदोलन बीएचयू से शुरू किया और वो साल भर हम लोग चलाते रहे, लोगों को मोटिवेट करते रहे, पूरे देश भर में उसकी हवा बनी। और अगले साल जाकर के जब ये आंदोलन दिसंबर और जनवरी में देशव्यापी बन गया, तब जाकर के फिर वो सरकार को मजबूर होकर के उसको एक नया कानून बनाना पड़ा, जिसमें जैसा कि 2006 का जो वो था कानून था, उसको फिर से एक नए सिरे से बनाया गया कि नहीं, अब डिपार्टमेंट एक यूनिट नहीं होगा बल्कि यूनिवर्सिटी एज ए यूनिट होगी और उसी के अकॉर्डिंग वो रोस्टर प्रणाली लागू होगी। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जो हमारे लिए कह सकते हैं कि वो उसकी शुरुआत बीएचयू से हुई और उसको हम लोगों ने अंतिम मुकाम तक भी पहुंचाया। जेएनयू और डीयू और बाकी इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने इसको बाद में शो ऑफ किया, बहुत सारे छोटे वो क्लिप्स भी बनाए जिसमें उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि वो आंदोलन को लीड कर रहे थे, पर हकीकत वो साल भर से उसकी शुरुआत बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुई और उसको ये अंतिम मुकाम तक पहुंचाने का काम हमने देशव्यापी जागरूकता करके किया था। हाँ, जो लोग काम करते हैं, क्योंकि कांशीराम की एक फिलॉसफी थी कि हमें शोर करके नहीं, साइलेंटली काम करना है, लोगों को तैयार करना है। इस सवाल में इस बात जो आपने रखी, अपना परिचय दिया, जिस तरह से आंदोलन को देखा, तो कहीं ना कहीं हमारे स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट तो थे नहीं, तो ये एक हिसाब से आपका एक सोच थी कि हम अगर वहाँ यूनिवर्सिटीज में पहुँचते हैं तो युवा जो 12th पास करके आता है, और वो एक दौर था 95 में कि 12वीं भी कर लेना एक बड़ी बात होती है, तो उस बच्चे को आगे तैयार करना कि क्या करना है, तो वो उस रास्ते को आपने अपनाया। हाँ बिल्कुल, हमारा भी मानना था कि हम, क्योंकि हम कांशीराम साहब ने भी एक विंग बनाया था युवा विद्यार्थी और महिलाओं का। अच्छा। बामसेप का एक विंग था जिसमें युवा विद्यार्थी और महिलाएं साथ में थीं। तो उनका भी मानना था कि हम यदि युवाओं को जोड़ लेते हैं, हमारे विद्यार्थियों को जोड़ लेते हैं बहुजन आंदोलन से, तो यही हमारा भविष्य है। और बाबा साहब ने भी कहा था कि युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ हमें देश के कोने कोने में किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, हमारे समाज के लिए क्या अच्छा क्या बुरा हो रहा है, उस पर तीखी नज़र रखनी चाहिए। क्योंकि आप पढ़ाई के साथ साथ आपको अपने समाज के लिए, जब आप नागरिक के तौर पर जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, तो आपको पे बैक सोसाइटी भी करना है। तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमने ये काम शुरू किया। अगर प्राथमिकता तो शिक्षा को देनी है, मगर इसी में एक सवाल मेरा बन गया कि आज तो तमाम विंग बन गए हैं, तमाम स्टूडेंट क्रांति लाने में लगे हैं, शिक्षा को थोड़ा सा किनारे करके हर दिन लड़ाई लड़ना, सामाजिक न्याय लड़ना, तो पहले शिक्षा को प्राथमिकता देना चाहिए, जैसे कि आपने किया कि पहले मैं काबिल बन जाऊं, फिर कामयाबी को बहुत जरूरी है। देखिए, एक तो जो हमारा जो शिक्षा, जो एक तरह से डिग्री वाली शिक्षा है, वो बहुत जरूरी है,
लेकिन उस शिक्षा के कोई मायने नहीं है यदि आप सामाजिक रूप से शिक्षित नहीं है, सामाजिक रूप से जागरूक नहीं है। ये हमारे महापुरुषों ने भी आज कही। देखने को भी मिल रहा है ये चीज। हाँ बिल्कुल काफी जरूर, अधिकारी हैं बिल्कुल जो नहीं बिल्कुल बोलते हैं, अब जो अपने नहीं बोलते हैं। तो उसकी वजह है क्योंकि हमने उस तरह का माहौल पैदा नहीं किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बीएचयू की बहुजन नर्सरी से निकले हुए विद्यार्थियों में जो कम से कम इस प्लेटफॉर्म से एक बार भी जुड़ गया है, यदि वो अपने पाठ्यक्रम पूरा करने के दौरान, तो जरूर इस बात को समझता है। और वो कोई भी पद पर हो, लेकिन उसके अंदर किसी तरह का डर और भय नहीं होगा और वो निर्भीक होकर के बहुजन समाज के हित में काम कर रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें तभी हो सकती है जब हम अपनी डिग्री वाली पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक शिक्षा जो हमारे महापुरुषों ने दिखाया है वो उस रास्ते को भी बताएं, या उस रास्ते पर चल करके खुद को और अपने विद्यार्थियों को भी सीख दें, उसकी उनका मार्गदर्शन करें। तो जरूरी है इस तरह का। अदरवाइज आप युवाओं में हम देखते हैं, कांसीराम साहब कहते थे कि हमें हमारे युवाओं में जोश है, लेकिन जोश के साथ हमें होश नहीं खोना है, क्योंकि होश खोने के दुष्परिणाम हम देखते आए हैं। चाहे आप दलित पैंथर का आंदोलन हो, जहाँ की हजारों की संख्या में हमारे युवा और विद्यार्थी जेल चले गए, लेकिन परिणाम जीरो आया। कई लोगों को गोलियों का शिकार होना पड़ा और वो शहीद हुए, लेकिन एक छोटी सी यूनिवर्सिटी का नाम भी बाबा साहब के नाम पर तत्कालीन सरकार ने नहीं किया। तो हमें काम करना है, बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाना है, लेकिन वो महापुरुषों का बताया तरीका है। संवैधानिक तरीके से हम कोई भी लड़ाई जीत सकते हैं, जो कम से कम बीएचयू के प्लेटफॉर्म में हमने ये बात करके देखी है। चाहे वो देशव्यापी हो, चाहे हमारे परिसर की लड़ाई हो, उसमें हमने जो भी आंदोलन किया उसमें हमें कामयाबी हासिल हुई। इतिहास की बात करें तो एमपी अहिरवार ने बहुजन इतिहास को भी बेहतर जाना है, और आप तो पीएचडी भी किए और उसके बाद आज एचओडी हो गए हैं, तो थोड़ा सा पॉलिटिकली आते हैं, इस पे भी चर्चा करना जरूरी है। मगर उससे पहले ये सवाल है, आपको डर नहीं लगता कि आप राजनीति की बात करते हो, वो भी उस पॉलिटिक्स की जिसका एक विधायक है? ये मसला नहीं है, इसमें डरना क्या है। बहुजन आंदोलन पे सब बचाव की मुद्रा में बैठे हैं और कहते हैं जो कह दे हुकुम मेरे आका। ना, ऐसी कोई बात नहीं, इसमें डर और भय की बात नहीं है, क्योंकि हम वैचारिक रूप से बहुत मजबूत लोग हैं। हमारी जो विचारधारा है, बहुजन आंदोलन की जो विचारधारा है, हमारे महापुरुषों की विचारधारा है, वो सही मायने में हमारा जो आज का संविधान है उसके अनुरूप ही वो संविधान जो है उस विचारधारा का प्रतिबिंब है। और यदि हम उस मार्ग पे चलते हैं तो हमारा आत्मविश्वास सातवें आसमान पर होता है। तो हमें कोई भी, मैं क्या, कोई भी जो बहुजन विचारधारा को जानने वाला व्यक्ति है, उसका आत्मविश्वास उसी सातवें आसमान पर रहेगा और उसको फिर किसी चीज का डर और भय नहीं लगेगा। हम यदि आंदोलन भी करते हैं तो वो एक हमारा संवैधानिक तरीका होता है। और मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि आज तक कोई भी आंदोलन हमने जो किया है, बीएचयू का परिसर हो या फिर देशव्यापी किसी मसले का हो, आज तक हमारे विद्यार्थियों के ऊपर किसी तरह की जो है वो आपको लीगल एक्शन या कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ा। अच्छा, और हाँ बिल्कुल। और हमारे जो साथी थे, जो कर्मचारी हैं, जो यहाँ पर जो प्रोफेसर्स हैं, उनके खिलाफ भी आज तक कोई अनुशासनात्मक या कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन कोई भी काम या कोई भी आंदोलन जो हमने किया उसमें हमें 100% सफलता मिली। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं। आप सही बात के लिए लड़ रहे हैं, कानूनों के सहारे लड़ रहे हैं, आप कोई भी गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं। तो जब आप नियम संगत बात के लिए लड़ रहे हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, तो आपके खिलाफ कौन क्या कर सकता है। तो आपको वहां मजबूती जो मिलती है वो वहां से मिलती है। मतलब ये कहीं ना कहीं जो आग सीने में जली या चेतना जो आई, सामाजिक चेतना, वो मानवर साहब और अपने बसपा सुप्रीमो से भी देखने को मिला, सीखने को मिला। और आपने एक बात कही, उस बात को मैं कनेक्ट जरूर करूंगा, क्योंकि आजकल सीधे धरना प्रदर्शन कर दो, चक्का जाम कर दो, संविधान के खिलाफ जाके लड़ाई लड़ना, आजकल पॉलिटिक्स ये सिखा रही कि बाबा साहब कह रहे हैं जाओ अपने लिए लड़ो और चक्का जाम कर दो, प्रशासन के खिलाफ हो जाओ, ये गलत। बाबा साहब ने कभी चक्का जाम करने के लिए कहा, लड़ने के लिए कहा, संघर्ष करने के लिए कहा। हमारे सभी महापुरुषों ने हमें यही सीख दी कि हमें संघर्ष करना है। तो उस संघर्ष का मतलब, कांसीराम साहब तो कहते थे कि देश का संविधान और देश के तमाम ऐसे कानून हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे अधिकारों को सुरक्षित बनाते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं।
तो उन्हीं नियम कानूनों के तहत संवैधानिक दायरे में रह करके भी हम अपना संघर्ष क्यों नहीं कर सकते? जी। एक बात। और यदि जो जो लोग इस बात को पर बल देते हैं कि भाई सड़क में धरना प्रदर्शन करना ही संघर्ष है, तो बाबा साहब ने कितने धरना प्रदर्शन किए होंगे, या ज्योतिबा फुले ने, या नारायणा गुरु ने कितने धरना प्रदर्शन किए होंगे? बाबा साहब का जो पानी का आंदोलन है वो सिंबॉलिक था, प्रतीकात्मक था। उसके अलावा जितनी जितनी लड़ाइयां उन्होंने लड़ी, क्या उन्होंने सड़क में धरना प्रदर्शन करके जो कुछ बहुजनों के लिए हासिल किया? नहीं। इसी तरह से कांसीराम साहब का जो साइलेंटली जो रिवॉल्यूशन हुआ, जो क्रांति हुई, उसके लिए भी कभी इक्का दुक्का जहां जरूरत पड़ी उन्होंने आंदोलन भी किए, लोगों के लिए किए, लोगों के लिए संवैधानिक तौर पे किए। तो लेकिन जो सामाजिक परिवर्तन आंदोलन की जो प्रक्रिया है वो धीमी जरूर है, लेकिन उसमें सफलता की गारंटी भी है। तो आंदोलन का मतलब धरना प्रदर्शन या सड़क जाम करना या तोड़फोड़ करना नहीं होता, ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप पे इलीगल काम है, गैर कानूनी काम है। जब भी हम करेंगे तो हम उसके जेल के हवाले कर दिए जाएंगे। आजकल मैं एक चीज और भी आपको जोड़ना चाहूंगा कि लोग बहुत सारी सेनाएं बना ले रहे हैं। कोई भीम सेना बना रहा है, कोई रणवीर सेना, कोई बहुत सारे हर जातियों की, बाबा साहब का नाम लिए ले रहे हैं, कांचीराम साहब का नाम लेके, सबके नामों पर बहुजन समाज के लोग भी जो बिचौली हैं वो इस तरह की सेनाएं बना लेते हैं। मैं कह रहा हूं कि क्या संविधान आपको संगठित होने के, संगठन बनाने के, जो आपके समाज के कल्याण के लिए, उसकी इजाजत देता है? क्या कोई सेना बनाने की इजाजत किसी पार्टी या संगठन को है? वो भी रजिस्टर्ड। एक बार आप कहते हो कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो इन सेनाओं की जरूरत कहाँ है? और आपकी सेना कितनी ताकतवर होगी? क्या आपको शस्त्र रखने का अधिकार, इजाजत है क्या इस देश के कानून के तहत? नहीं है। और इस तरह की जितनी सेनाएं हैं, हमने उनका हश्र देखा है। दलित पैंथर जैसे कोई बड़ी सेना नहीं थी, आज भाजपा और शिवसेना की सेवा में लगे हुए उसके लोग। और ऐसी जितनी सेनाएं, पासवान की सेना बनाई हुई देख लो, वो भाजपा की सेवा में लगे हुए हैं। तो और इस तरह से और भी दुनिया के लेवल पे देख लीजिए, ये तो छोटी मोटी सेनाएं हैं जो सो कॉल्ड सेना नाम दिया हुआ है। आप लिट्टे, दुनिया का जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था लिट्टे, तमिल का लोगों का, उसका हश्र क्या हुआ? सरकारी सेना और सत्ता के सामने आपकी सेनाओं का कोई वजूद नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने दिखाया, बाबा साहब और कांसीराम ने दिखाया कि यदि आपको इस तरह का शौक भी है परिवर्तन का, तो आप देश की सत्ता पर काबिज होइए, जहां सेना और तमाम सशस्त्र बल आपके नियंत्रण में होंगे, पुलिस बल आपके नियंत्रण में होगा। और जब सारी चीजें आपके नियंत्रण में होगी तो देश के संविधान के हिसाब से आप अपना कानून चलाइएगा, आपके समाज का शोषण उत्पीड़न बंद हो जाएगा अपने आप। तो हमें इस एक बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए कि इस तरह का प्रोपोगंडा करके और समाज में एक तरह का वैमनस्यता पैदा करके और लोगों को भड़का करके उनको जेलों के शिक्षों में बंद करवा करके क्या हासिल कर लेंगे? तो मुझे लग रहा है कि इस तरह का जो धरना प्रदर्शन और आंदोलन को ही जिन्होंने संघर्ष समझ लिया है वो नादान लोग हैं, उससे कुछ हासिल होने वाला भ्रमित भी तो हो रहा है। क्या करिए, धीरे समझाने की जरूरत है। आपने लड़ाई लड़ी, संवैधानिक तौर पे लड़ी, मिशन मूवमेंट के लिए और समाज के लिए लड़ी, मगर किसी भी बच्चे को इन्होंने शुरुआत में कही, अगर नहीं सुना है तो फिर से सुनेगा, किसी के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं। हाँ बिल्कुल, आज तक का बेचुका हमारा इतिहास बताता है, पिछले 30 सालों लगभग होने को है, और 25 सालों से तो इसको बहुत ज्यादा सक्रिय है हमारा बहुजन छात्र इकाई। लेकिन आज तक बहुजन समाज के छात्रों के खिलाफ कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई जैसी घटना नहीं हुई, क्योंकि हर आंदोलन यहाँ पर संवैधानिक दायरे में रहकर किए गए। और एक चीज बताऊं कि जिस तरह से संघर्ष करके जो सफलताएं यहाँ हमारे छात्रों ने और हम लोगों ने हासिल करी, देश के दूसरे किसी भी संस्थान में, विश्वविद्यालय में उस तरह का कोई भी कामयाबी हासिल की हुई तो मुझे तो संज्ञान में नहीं आता। आज तो इस संस्था से कई नेता निकल के आ गए हैं सामने, मतलब रिकॉर्ड आ रहा है। मैं एक सवाल और आपसे लूंगा कि बहुजन पॉलिटिक्स के लिए आज जो स्थिति खड़ी हो गई, आपने एक पूरा अरसा दिया है, मानवर साहब को सुना भी है, देखा भी है, आज उस मूवमेंट को चलाने के लिए दूसरी पार्टी बनाने की जरूरत है कि इसी के लिए काम करना है? क्योंकि कई लोग तो ऑप्शन रखने लगे कि नहीं, देखिए, ये ऐसे ऑप्शन रखने वाले बहुत नादान और भोले लोग हैं, उनको बहुजन आंदोलन की समझ नहीं है। हमें एक पार्टी बनाने में
कितना समय लग सकता है या लगा? अतीत बताता है कि साहब ने 1954-55 से काम शुरू किया, जमीन पे तैयारी करी, और 62-63 में तो सॉरी 56 में उन्होंने किया, 62-63 से उन्होंने काम शुरू किया, है ना, पूरी तरह से समर्पित हो गए समाज के लिए, जागरूक करने के लिए। 72 में उन्होंने कर्मचारियों का ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर दिया 1971 से। 71 से उन्हें एक संगठन बनाने में के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ी? 78 में वो वाम सेव की घोषणा करते विधिवत, लेकिन पहले उन्होंने काम किया। 71 में पहला एक छोटा सा पुणे के लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया कर्मचारियों का, जिसको वाम सेव की माँ बोलते थे, जो स्थानीय स्तर पर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों का संगठन था, कर्मचारियों का। और इतने 71 से 78 तक, इतने सालों तक काम करने के बाद 78 में दिल्ली में जाकर के उसकी घोषणा करते हैं, और उसकी जमीन पर, उसी के नींव के ऊपर अगला ऑर्गेनाइजेशन वो DS4 खड़ा करते हैं, उसको भी 3 साल बाद खड़ा करते हैं, ठीक है। और उसके 3 साल बाद 84 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई। तो 64 से लेकर के कब काम करना शुरू किया और कितने साल बाद पार्टी बना रहे हैं? 1984 में, लगभग 20 साल बाद पार्टी एक बनाते हैं। और उस पार्टी को राष्ट्रीय क्षितिज पे पहुंचाने में कितना समय लगता है? 84 से लेकर के लगभग 12 साल का समय। 96 में वो राष्ट्रीय पार्टी उसको का दर्जा हासिल होता है। तो जो काम 64 से शुरू करके 96 या 94-95 के बीच में जब हमारी पहली सरकार यहाँ बन जाती है, तो उसका वक्त देख लीजिए। तो मुझे जो लग रहा है कि किसी भी संगठन को बनाने के लिए, और उसमें भी कांशीराम साहब जैसा महापुरुष को इतना वक्त लगता है एक संगठन खड़ा करने, आज उस तरह की संभावनाएं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है कि हम कोई भी नया ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर सकते हैं। लोग बना रहे हैं, बनाने दीजिए, क्योंकि देखिए हमारा जो संगठन जो नेता पे सवाल भी उठ रहे हैं। कोई बात नहीं, बहुजन समाज पार्टी आज भी देश की राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है। देश के कोने कोने में उसका अपना ऑर्गेनाइजेशन है, प्रदेशों में प्रदेश कार्यालय हैं, हमारा संगठन पूरी तरह है। इससे बड़ा संगठन कौन सा बना लेंगे आज? यदि आप जो लोग बना भी रहे हैं तो वो कुकुर मुत्ते की तरह जो मनुवादियों के इशारे पर जो संगठन बना रहे हैं, जो तुरंत फुरत नेता बनना चाहते हैं। और नेता क्या बन पाएंगे? वो कहीं टिकट के लिए और एक यहाँ वहाँ नाक रगड़ते फिरेंगे दुश्मन दलों के, और बहुत से बहुत सांसद विधायक बन गए, उसमें से कुछ बिचौलिए मिनिस्टर बन सकते हैं। लेकिन समाज का वास्तविक प्रतिनिधि संगठन यदि कोई है तो बहुजन समाज पार्टी, और इसका मुझे नहीं दूर दूर तक संभावना नहीं दिखती है अगले 100 सालों में भी हम इस तरह का कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा नहीं कर सकते हैं। ये बात बहुजन समाज को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। यदि आपने इस संगठन को, जो महापुरुषों के खून पसीने से सींच करके बनाई गई है, यदि इसकी अनदेखी बहुजन समाज करेगा तो फिर वो 2000 साल पुराना इतिहास दोहराएगा, इसमें कोई दो नहीं। उस नेता पे सवाल है उठने, देखिए कि अब राजनीति कर नहीं पा रही है, तरीका बदल गया है। आज जितना बेहतरीन ढंग से बहुजन समाज पार्टी की राजनीति और आदरणीय बहन जी राजनीति कर रही है, देश का कोई दूसरा नेता नहीं उनके समानांतर। अच्छा, राजनीति और दूरदृष्टि में बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व और बहन जी के नेतृत्व जैसा नेतृत्व किसी भी दल में नहीं है। ये बात हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हमें ये एक तरह का आंदोलन है, और इसमें जो सीटें हैं विधानसभा या लोकसभा की, उसकी संख्या से उसका आकलन हमें किसी संगठन का, किसी आंदोलन का नहीं करना चाहिए। ये उतार चढ़ाव हम जरूर देख रहे हैं, लेकिन आपने देखा भी? बहुत देखा है। एक समय कल्पना कर सकते हैं जब पार्टी के कार्यकर्ता पॉकेट में लेकर के झंडा घूमते थे, बाहर दिखाना भी नहीं था। आज तो बहुत बड़ी बात हो चुकी है, बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है। जो बहुजन समाज और जो सामाजिक संरचना में अपर कास्ट और बाकी दूसरी जो जातियां हैं, बहुजन समाज पार्टी का झंडा लेकर के घूम रही हैं, टिकट के लिए लाइन लगाए खड़ी हुई हैं। तो और कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए भाई? हाँ, जिसकी भूख है, लालसा है, जिसको बिचौलिएपन करना है, जिसको अपना चेहरा चमकाना है, और चमकाने में तो जो बहुजन समाज पार्टी के विरोधी दल है उसमें उस्ताद है, ऐसे लोगों को हाथों हाथ लेते हैं। वहां पर वो लोग भी हैं जो बसपा से बने और चले गए। तो
बसपा से बने और जहां गए उनकी वहां जो दुर्गति हो रही है आप कल्पना कर सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को ही नहीं, कार्यकर्ताओं को नहीं, आम समाज के लोगों को भी जितना मान स्वाभिमान से जिंदगी जीना बहुजन समाज पार्टी ने दिया, वो काम कोई भी नहीं कर पाया है और न कर सकता है। लास्ट क्वेश्चन है, एज अ फ्यूचर लीडर कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आपकी मुलाकात भी हुई है। अच्छा, आकाश आनंद, मैं उनको सबसे पहला, बहुत सोशल मीडिया में ये बात बहुत वायरल हुई और लोगों ने बोलना शुरू किया। जब पहली बार उनका ये पदार्पण हुआ तो हमने उनको दिया, उनके लिए लिखा था उम्मीदों का आकाश। हाँ, बहुत ठीक है, ये बात ये मेरा दिया हुआ टर्म है। अच्छा। उम्मीदों का आकाश, ठीक है। मैंने उसको टिप्पणी में अपना जो ट्विटर है उसमें भी डाला, फेसबुक में डाला, और वो फिर एक तरह से टैगलाइन होकर के चलने लगा। तो मैं इसी रूप में देखता हूँ कि बहुजन आंदोलन के लिए उम्मीदों का आकाश हमारे सामने हैं, उनसे हमारी उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं और बहुजन समाज की आकांक्षा भी है, और हमें पूरा विश्वास है कि वो बहुजन आंदोलन को नए शिखर पर पहुंचाएंगे। और मतलब जो चीजें दिखाई दे रही हैं पिछले जो पिछला चुनाव का दौर था जी, जब वो चुनाव मैदान में थे, प्रचार में थे, आपने देखा होगा जितने इंटरव्यू उस युवा नेता के वायरल थे और लिए गए ताबड़तोड़ ढंग से। किसी भी चीज सर जो देखी गई, और इस पे मैंने भी वीडियो किया था कि आकाश हिंदी में तो बोले, इंग्लिश में आओ बेटा मैं बैटिंग करके दिखाता हूँ। वो हिंदी अंग्रेजी बिल्कुल नहीं, वो कोई उनको इस तरह का मतलब कर ही नहीं सकता, क्योंकि उनके अंदर मिसकम्युनिकेशन हो जाता था, सवाल ही नहीं होता। क्योंकि जो हिंदी और अंग्रेजी में जो दोनों भाषाओं में जिस तरह का कमांड है, तो उसका कोई जवाब नहीं है। और उनके समकक्ष सभी प्रतिष्ठित दलों के और राजशाही और राज परिवारों से पैदा हुए नेता भी, और या बड़े नेताओं के परिवार के उनके बेटे और बेटियां भी, उनके समकक्ष कोई भी खड़ा नहीं दिखाई देता। आप देख लीजिए पूरे एपिसोड, कोई भी इंटरव्यू देख लीजिए, उनके सवाल जवाब का तरीका देख लीजिए, लोगों से सीधा जो ऑडियंस, जो रैली या सभा में आए हुए लोग हैं, उनसे संवाद का तरीका देख लीजिए। तो इस तरह की जो चीजें, जो प्रतिभा और जो क्षमता उनमें दिखाई देती है, उससे दिखता है कि ये भविष्य का नेता है और उनके पास काफी समय है। अभी तो उनका एक तरह से राजनीति में पैदा ही हुए हैं, जन्मी हुआ है, इतनी जल्दी डेवलप कर लिया उस लीडरशिप में, जैसे अखिलेश, राहुल। हमें लगता है, मैं कहूंगा कि ये सार्वजनिक जीवन में पदार्पण है, लेकिन उनकी जो परवरिश है वो कहाँ हो रही है? बहन जी की छत्र छाया में हो रही है ना, उस माहौल में हो रही है। पूरा का पूरा परिवार बहुजन आंदोलन के केंद्र में है ना। बहुजन नेतृत्व की एक बड़ी शख्सियत, ऐतिहासिक शख्सियत की छत्र छाया में उनका लालन पालन हो रहा है। और इसी वजह से जब वो मैदान में उतरते हैं, जब सार्वजनिक जीवन में उतरते हैं, तो सारी चीजें दिखने लगती हैं और उनके समानांतर दूर दूर तक कोई नहीं दिखता है। तो मुझे लग रहा है कि बहुजन आंदोलन का भविष्य अच्छा है, बहुजन समाज पार्टी का भविष्य अच्छा है और बहुजन समाज का भी अच्छा भविष्य है। आने वाले कल में मुझे लग रहा है ये सारी चीजें दिखाई देंगी। मुझे लगता है कि आकाश को ये जो लोगों ने जाना और देख रहा है, तो जब आपसे मुलाकात हुई होगी तो आकाश से 1-to-1 टॉक भी हुई होगी, तो आने वाले भविष्य में बच्चे जान सके कि लीडर ऐसे बना जाता है, क्योंकि जो जिस तरीके से वो रहते हैं, जो उनका चार्म है, जो उनका स्टाइल है। क्योंकि आज के समय में सिर्फ नीला गमछा डाल लेते हैं लोग, मूछें उठाना जानते हैं, वो ज्यादा बेहतर है। बात कैसे रखी जाती है, बात को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, लोगों के सामने क्या अदब होती है, तो वो चीजें भी सीखने को मिलेंगी। वो मतलब हमारा जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जब उनका आना हुआ, तो विद्यार्थियों से, बहुत छोटा सा एक समुदाय से मुलाकात हुई, करवाया था हमने उनको। तो एक होता है कि भाई यदि हम बड़े राजघराने से आते हैं या कोई बड़े राजनेता की फैमिली से जुड़े हुए हैं, जैसा कि बहन जी से उनके जुड़ाव को हम लोग देखते हैं या लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो एक होता है कि वो एक तरह का जो एक आवो हवा या जो हाव भाव होता है ना, वो होता है कि नहीं, वो तो इस तरह से आए हैं और लोगों को अपनी बात सुनाएंगे, जैसी कोई बात देखने को नहीं मिलती है। बल्कि वो
चुपचाप सबकी बातों को तवज्जो दे रहे हैं, सबकी बातों को सुनते हैं और इसके बाद अपनी बात कहते हैं। और साथ में ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि अभी हम धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीखना है, समझना है, अभी तो हम निकले ही हुए हैं। तो जो सीखने और समझने की जो लालसा लेकर के जो आकाश आनंद जी पूरे देश का जो भ्रमण किए हैं, उसकी परिणति उनके सार्वजनिक सभाओं में एक समय के बाद देखने को मिलने लगी थी और अभी भी मिल रही है। अभी फिर वो दोबारा मैदान में है तो वो सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जो मैंने कहा कि एक तो परवरिश, उसका वातावरण, एक बड़े जो मनीषी महापुरुष जो बहन जी हैं, आधुनिक भारत की महान जो राजनेता हैं, बौद्ध उपासिका हैं, जिस नाम से भी संबोधित आप कर सकते हैं, उनकी छत्र छाया में उनकी परवरिश होना एक बात है। दूसरी बात आपको याद होना चाहिए, बहन जी ने जो सार्वजनिक मंचों में जब से ले जाना शुरू किया तो कोई मंच या माइक उनको नहीं थामने को मिला, बल्कि देश के कोने कोने में उनको घुमाया बहन जी ने, हर जगह कि जाकर के देखो, समझो, नेताओं के संपर्क में आए और उस तरह की सभा और गोष्ठियों में धीरे धीरे उनकी ट्रेनिंग हुई और इसके बाद फिर वो मैदान में चुनावी सभाओं को संबोधित करती हुई उसमें भी संघर्ष किया। बहन जी चाहती तो कोई राज्यसभा का मेंबर बना दी होती उस समय, या कोई कहीं से उनको चुनाव लड़वा देती और उनको जितवा के संसद में भेज देती, या कहीं विधानसभा में विधायक बना करके भेज देती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए देश भर में, देश के अलग अलग राज्यों में उनको जिम्मेदारियां दी और उसके बाद सभाओं में, गोष्ठियों या सभाओं को संबोधित करने के लिए अवसर दिया। तो वो एक तरह से जो उनका जो सफर है ना, नेता बनने का सफर है, वो काफी संघर्ष में अपने आप में रहा। भले कोई कुछ भी कहे कि वो बहन जी ने बना दिया तो उनको कुछ करना नहीं पड़ा, ऐसा नहीं, वैसा बहन जी बहुत कुछ बना सकती थी, लोगों ने बहुतों को बनाया, यहाँ से लेकर राज्यसभा से लेकर के और लोकसभा तक और बड़े बड़े पदों में। और आज भी चाहे तो समाज के सौदा आराम से उन्होंने समाज के साथ नहीं समाज बहन जी इसके बारे में इस तरह की बात करना भी कह रहे हैं कि बी टीम सी टीम, खैर कुछ भी कहें, देखिए कहने वालों की कमी नहीं है, कहने वाले बाबा साहब को भी कहते थे और बाबा साहब ने को जो खून के आंसू रुलाने वाले लोग हैं वो इसी समाज के लोग हैं, तो इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। तो कांशीराम साहब को भी कहते थे, कांशीराम साहब ने जब राजनीतिक पार्टी बनाई तो लोगों ने कहना शुरू किया कि ये तो हमें सांस्कृतिक आंदोलन चलाना है, राजनीति नहीं करनी है। तो कांशीराम साहब को भी कहने वाले लोग थे, बहन जी को भी कहने वाले लोगों की कमी नहीं है। आने वाले कल में सब ये जो इनको देवता मान के पूजा करेंगे, वही जो आज बाबा साहब को पूजते हैं, आने वाले कल में बहन जी को भी पूजा करने लगेंगे। तो समय की बात है, आने वाला वक्त बताएगा कि बहन जी कितनी बड़ी हैसियत है इस देश की। ठीक है, वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, सवालों की पूरी छड़ी लगी हुई है, तमाम बिंदु पे बात कर सकते हैं क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर MP अहिरवार मौजूद है। माफ करिएगा, थोड़ा सा छोटा कर दिया और बड़ा कर देता हूँ। HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, कहने में बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमारे समाज से लोग निकल कर आगे आ रहे हैं और वो भी BHU जैसी यूनिवर्सिटी में समाज को जागरूक भी कर रहे हैं और आगे मौका मिल रहा है तो आगे बढ़कर लोगों को बढ़ा भी रहे हैं। तो सर फिर से पुनः आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं आपके सभी दर्शकों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मैंने जो बातें कही हैं शायद आपके लोगों पर उसका थोड़ा असर हो और इंतजार करें समय का, विकल्प ना ढूंढें। विकल्प ढूंढने का सवाल ही नहीं है, विकल्प ढूंढना हमारी नादानी होगी, ये बहुत बड़ी भूल होगी। हमारे पास जो विकल्प है उससे बड़ा विकल्प ना कभी था और ना कभी भविष्य में मिलेगा, इस बात को हमें ध्यान में। मतलब मिशन कांशीराम कई चला रहे हैं और कई अपनी पार्टी के पीछे कांशीराम लगा रहे हैं, मगर असल में बहुजन समाज पार्टी ही कांशीराम की पार्टी है और उन्होंने ही हमारी नेता एकमात्र वो है मायावती, उनको चुना है। उन पर जो सवाल उठा रहे हैं तो शायद वो कहीं ना कहीं कांशीराम साहब पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो नहीं। तो यहाँ से सवालों का दौर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।